ये आपने क्या कर दिया माँ। बेचारी सुनैना ने आपके लिए कितनी मेहनत से वो खाना बनाया था और आपने वो सारा खाना मंदिर में भिजवा दिया। अरे क्या खाक बेचारी है ये? बेचारी नहीं, एक नंबर की खलनायिका है ये। अरे ये तो बस तेरे सामने बेचारी होने का ढोंग करती रहती है, लेकिन असलियत में ये क्या है ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जाने दो हेमंत, शायद वो खाना उन गरीबों के ही नसीब में लिखा था। वैसे भी अपनी पसंद का खाना केवल नसीब वालों को ही मिलता है, और शायद इसीलिए आपके जन्मदिन के मौके पर भी आपको आपकी पसंद का खाना नहीं मिला माँ जी। ज्यादा बकवास मत कर, वरना आज तो मेरा हाथ उठ जाएगा। हाँ हाँ, और आप क्या ही कर सकती हो। एक आप ही तो हो जो सारी बुरी हरकतों की आपसे उम्मीद की जा सकती है। चलो अच्छा है, आज आपके जन्मदिन के अवसर पर आपके हाथों से जाने अनजाने से ही सही, लेकिन एक अच्छा काम हो ही गया, क्योंकि आज आपकी वजह से ही गरीबों का पेट भरेगा, वरना आज तक आपसे कोई अच्छा काम हुआ भी है क्या? हेमंत, समझा दे अपनी बीवी को, ये डायन तो हर वक्त मेरा बस खून खौलाती रहती है। चलो हेमंत, आज तो हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही बकवास सुन ली, और इसीलिए अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, और इसीलिए मैं तो जा रही हूँ सारे स्वादिष्ट पकवानों पर टूट पड़ने के लिए, जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। हा, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। फिर सुनैना जानबूझकर मंजरी के सामने ही सारे पकवान खाने लगती है, जो मंजरी को बेहद पसंद होते हैं। वाह वाह वाह, क्या कचौरियां बनी है, और ये गुलगुले, हा, ये खाकर तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। इतने स्वादिष्ट बने हैं ये, और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने खुद अपने हाथों से इतना अच्छा खाना बनाया है। हे भगवान, इसे खाते हुए देखकर मुझे तो बड़ी जलन हो रही है। काश मैं भी ये खा पाती, लेकिन मेरी ही मति मारी गई थी, जो मैंने मेरे हिस्से का खाना गरीबों में बांट दिया। आज तो मेरा जन्मदिन है, और इतने अच्छे दिन मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। सच में मुझसे ज्यादा घटिया नसीब किसी और का तो हो ही नहीं सकता। फिर अगले दिन मंजरी जानबूझकर बाहर से पूरे 500 रुपए का खाना मंगवाती है, और वो खाना वो सुनैना के सामने खाने लगती है। अरे वाह, क्या समोसे है ये, और ये पाव भाजी, वाह 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 वाह, खाकर तो मजा ही आ गया। अरे जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। माँ जी, आराम से खाइए, कहीं होशियारी दिखाने के चक्कर में खांसी ना आ जाए। ये लीजिए पानी। अरे निकम्मी, तुझे मेरी सेहत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी आई मुझे पानी देने वाली। ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है, और सुनैना के खाना बनाने के बावजूद भी मंजरी बाहर से ही खाना मंगवा कर खाती रहती है, और ऊपर से वो खाना वो सुनैना के सामने ही खाती है। लेकिन एक रोज अचानक से मंजरी की तबीयत खराब हो जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया मेरे पेट को? दर्द है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे माँ जी, ये सब बाहर का खाने के कारण ही हुआ है। अब ये लीजिए, ये हल्की फुल्की दाल खिचड़ी है, और ये दवाइयाँ हैं। पहले ये खिचड़ी खा लो, फिर उसके बाद दवाई ले लेना। और अब इस पर भी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या मिला आपको ये सब दिखावा करके? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप तो बस मुझे नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? पैसे गए वो अलग ही बात है, लेकिन उसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ा ना। अरे अब तो बस कर बहू, जब देखो तब ताने कसती रहती है तू। हाँ, जैसे कि आप तो दिन रात मेरे गुणगान ही गाती रहती हो, है ना? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं नहीं गाती तेरे गुणगान, लेकिन अब मुझे बख्श दे। जानती हूँ कि तू बुरी नहीं है, मैं ही हूँ जो तुझे दिन रात ताने कसती रहती हूँ, जबकि तू हर काम अच्छे से करती है। पर फिर भी मुझे तेरी कुछ आदतें बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर,
वो सब जाने दे, और ये खाना तो मुझे अपने हाथों से ही खिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, खोलिए मुंह और अच्छे से खाइए। और इसमें मुझे आपके जरा भी नखरे नहीं चाहिए, समझ गई ना? अरे हाँ मेरी माँ, समझ गई मैं। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी दीपक के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। ये देख दीपक बेटा, ये रहा उस लड़की का फोटो। इसका नाम रितु है ना, एकदम सुंदर। कपड़े भी इसने कितने अच्छे पहने हैं, देखने में ही एकदम सुशील लग रही है। हाँ माँ, आपने सही कहा, देखने में तो ये वाकई में बहुत सुंदर है। तो इसे देखने हम कब जा रहे हैं? अरे तू तो फोटो देखते ही पागल हो गया, कल जाएंगे हम। चल, अब ज्यादा शर्मा मत। क्या हुआ माँ जी? माँ बेटे दोनों भी बड़े खुश लग रहे हो। और ये क्या दीपक, तुम्हारे गाल तो यूं टमाटर की तरह लाल पड़ गए हैं। अरे भाभी, क्या अवधि? अरे कामचोर, चल जा यहाँ से और अपना काम निपटा। मुंह उठाकर चली आई हमारी खुशियों को नजर लगाने। हे भगवान। ठीक है माँ जी, जाती हूँ मैं। और मुझे भी आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर अगले दिन मंजरी और दीपक दोनों रितु के घर जाते हैं, जहाँ रितु के साथ उसके माता पिता भी मौजूद होते हैं। अरे कहाँ रह गई आपकी रितु? उसकी एक झलक देखने के लिए हम कब से इंतजार कर रहे हैं। जी जी, बस आ ही रही है। सबके लिए नाश्ता परोस रही है ट्रे में। हाँ बहन जी, बहुत ही मेहनती और गुणवान है हमारी बच्ची। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई साहब। तभी वहां पर रितु नाश्ता लेकर आती है और उसके मॉडर्न कपड़े और चाल चलन देखकर मंजरी एकदम से हैरान रह जाती है। ए भगवान, अरे ये क्या, तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं रितु बेटा? और तेरी फोटो देखकर तो तू हमें एकदम सुशील और संस्कारी लड़की लगी थी, लेकिन यहाँ पर तो मामला कुछ और ही लग रहा है। अरे नहीं आंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मंजरी बहन, माना कि हमारी बेटी मॉडर्न कपड़े पहनती है, लेकिन कपड़ों से किसी इंसान के किरदार को परखा नहीं जाना चाहिए। हमारी बेटी भले ही नए जमाने की है, लेकिन इसके विचार और इसका स्वभाव पूरा का पूरा हमारे जमाने के जैसा ही है। इसीलिए कह रही हूँ कि आप इसे लेकर निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपको एकदम सर्वगुण संपन्न बहू मिलने वाली है। ये लीजिए आंटी जी, और दीपक जी आप भी लीजिए। थैंक यू। अरे वाह, नाश्ता तो बहुत ही बढ़िया बना है, लेकिन ये सब तुमने बनाया है क्या बेटा? जी अरे हाँ बहन जी, ये सारा नाश्ता मेरी रितु ने ही बनाया है। ये खाना बनाने में तो एकदम माहिर है, चुटकी बजाते ही घर का हर एक काम कर लेती है। क्या बात है, तुम भी खाओ ना बेटा। अरे नहीं आंटी जी, वो आज मेरा व्रत है, इसीलिए मैं आज शाम मंदिर जाकर पहले भगवान जी के दर्शन करूंगी, फिर उसके बाद घर आकर ही खाना खाऊंगी। बहुत खूब बेटा। अरे आजकल के जमाने में लोग पूजा श्रद्धा जैसी बातों को भूल रहे हैं, लेकिन तुम इस जमाने की होकर भी कितनी संस्कारों वाली हो, और ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया आंटी जी। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी बेटी है ही ऐसी। अरे बाहर से चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन उसके अंतर मन से वो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। और अगर एक व्यक्ति मन से ही अच्छा ना हो, तो बाहर से संस्कारी कपड़े पहनकर क्या फायदा। जी भाई साहब, ये बात तो आपने एकदम सही कही। इसी के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। जिसके बाद बधाई हो दीपक, चलो अच्छा है, अब मुझे हर रोज कंपनी देने के लिए मेरी देवरानी नंबर 1 आ जाएगी। उसके आने के बाद सब कुछ कितना अच्छा होगा। मैं भी बहुत बेकरार हूँ रितु को अपनी बहू बनाकर लाने के लिए, क्योंकि उससे अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। और वो तो मेरी हर एक बात सुनेगी और उस पर अमल भी करेगी। दूसरों की तरह अपना घमंड नहीं दिखाएगी और मेरे साथ बड़ी ही विनम्रता से पेश आएगी। अरे अगर ताना ही मारना है तो कम से कम सीधे सीधे मारिए ना माँ जी। यूं जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमाकर ताना मारने की क्या जरूरत है। चल चल,
तेरे मुंह लगकर मुझे अपना मूड खराब नहीं करना, क्योंकि तेरे अंदर तो कूट कूट कर नकारात्मकता भरी हुई है और ऐसे लोगों से तो मैं दूर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि उसी में मेरी भलाई है। वाह, ये भी कौन रहा है? तू ज्यादा हंस मत, वरना मैं तेरी बत्ती सी तोड़ दूंगी। सच कहूँ माँ जी, तो मुझे आपके लिए तहे दिल से बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आपको जैसी बहू चाहिए थी, एक वैसी ही बहू मिलने वाली है, जो आपके इशारों पर कठपुतली की तरह नाचे। मैं तो वैसी नहीं बन पाई, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपकी आने वाली दोनों बहुएं आपका ये अरमान जरूर पूरा करें। फिर कुछ ही दिनों में दीपक और रितु की शादी हो जाती है, जिसके बाद उसकी पहली रसोई की रस्म में रितु सबके लिए बर्गर, सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज बनाती है और ये देखकर सब चकित रह जाते हैं। ये रहे मेरे पहले रसोई के स्पेशल आइटम्स। टेंशन मत लीजिए, सारा खाना वेजिटेरियन ही है, क्योंकि पहली रसोई की रस्म पवित्र रस्म होती है ना, इसलिए आज मैंने कोई नॉनवेज नहीं बनाया। अरे लेकिन रितु, ये तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो तुमने ये सारा खाना क्यों बनाया है? अरे ये भी कोई खाना हुआ क्या? एग्जैक्टली। अरे कोई बात नहीं, मेरी रितु बहू मॉडर्न जरूर है, पर बिगड़ेल नहीं। अब उसने इतने प्यार से ये सब बनाया है, तो हम इसे जरूर खाएंगे। सही है माँ जी, छोटी बहू जो भी बनाए वो तो आप बड़े ही प्यार से खा रही हो, लेकिन टशनबाजी तो आपको बस मेरे साथ ही करनी है। अरे तुझे जो समझना है समझ ले, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रितु के बनाए हुए बर्गर, सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज मंजरी बड़े ही प्यार से खाती है, लेकिन फिर अगले दिन रितु खाने में पिज्जा और नूडल्स बनाती है और वापस खाने के टाइम पर फास्ट फूड देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या है रितु, खाने में इंसान रोटी, सब्जी और चावल खाता है, तो फिर तुमने ये फास्ट फूड क्यों बनाया है? वही तो, अरे मुझे तो कल ये लगा था कि पहली रसोई की रस्म को अच्छा बनाने के लिए तूने हम सब के लिए स्पेशली फास्ट फूड बनाया होगा, लेकिन आज भी तूने अपना वापस स्टॉल लगा दिया। हाँ माँ जी, क्योंकि मुझे ये रोटी सब्जी वगैरह बनाना बिल्कुल नहीं आता। अरे ये तो क्या कह रही है? तो फिर उस दिन जब हम तुझे देखने आए थे, तब वो सारा खाना क्या भूत ने बनाया था क्या? अरे नहीं माँ जी, वो खाना तो मेरी मम्मी ने बनाया था। क्या? तेरी माँ ने? इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। तूने और तेरे परिवार वालों ने हमसे झूठ कहा कि तुझे खाना बनाना आता है, लेकिन असल में तो तू बस ये बर्गर और पिज्जा ही बना सकती है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन रितु, तुमने और तुम्हारे माँ पापा ने हमसे झूठ क्यों कहा? अगर उसी वक्त हमें कह देते कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तो क्या बिगड़ जाता? अरे बहुत कुछ बिगड़ जाता दीपक। मेरे मॉडर्न और बोल्ड होने के कारण कोई लड़का मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता था, और अगर लड़का मान भी जाता था तो उसका परिवार मेरे बेबाक अंदाज को देखकर मुझे मना कर दे रहा था, और इसीलिए मुझे और मेरे मम्मी पापा को ये नाटक करना पड़ा। और अब देखो, झूठ बोलकर ही मेरी तुम्हारे साथ शादी भी हो गई। अरे इसीलिए तो हमने ये सब किया था। बाप रे, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया बहू। क्यों माँ जी, फिर गया ना आपके अरमानों पर पानी? उस दिन तो आप बड़ी डींगी हाँक रही थी, अब क्या हुआ, निकल गई हवा? अरे नास पीटी, तेरी ही नजर लगी है मेरे सपनों को। अरे मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, जरूर तूने ही कोई टोना टोटका किया होगा। आपको जो समझना है समझ लीजिए माँ जी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, कैसा लगा? वैसे ये डायलॉग तो आपका ही है, याद है ना आपको? माफ कर दीजिए माँ जी, मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ रहा है। तू तो चुप ही हो जा, नाक कटवा दी तूने मेरी, और अब तो मैं तुझे इस घर से बेघर भी नहीं कर सकती, वरना पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। हे भगवान, ये सब मेरे ही साथ होना था क्या? पता नहीं मुझे ही ऐसे फॉल्टी पीस आइटम क्यों मिलते रहते हैं।
पहली बहू में भी फॉल्ट था और अब दूसरी बहू में भी है। रितु को काम और खाना बनाना ना आने के कारण वो दिन रात ज्यादातर बस आराम ही फरमाती रहती है और ये सब देखकर सुनैना उसके पास चली जाती है। देखो रितु, अब तुम भी इस घर की बहू हो, तो सारे काम करने का ठेका मैंने अकेली ने नहीं ले रखा है। यहाँ घर पर हर एक सदस्य अपना अपना फर्ज निभाता है, इसलिए तुम्हें कोई काम नहीं आता। ये बहाना देकर बचने की कोशिश जरा भी मत करना। अरे भाभी, इतना आवाज चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आवाज कम करके भी आप मेरे साथ बात कर सकती हो, समझी ना? पर ये मेरी आवाज है, तो मैं इसे चढ़ाकर बोलूं या कम करके बोलूं, ये सब मेरी मर्जी है। देखो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। हर एक चीज सिखाऊंगी मैं तुम्हें, क्योंकि मैं सबका खाना अकेली नहीं बना सकती। अरे कल को मेरी दूसरी देवरानी भी आएगी, तो मैं उसे भी आधा काम सौंप दूंगी और इसी तरह हम तीनों बहुओं को मिल बांटकर घर का हर एक काम करना होगा। मेरी बात को तुम समझ रही हो ना? अरे आपको लगता है कि मैं कमजोर हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं क्या कोई इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं आपसे सीखूंगी। अरे मुझ में उतनी होशियारी है जो मैं खुद से सीख सकूं। देखना आप, YouTube के जरिए 1 हफ्ते में ही मैं सारा खाना बनाना आराम से सीख लूंगी। ठीक है फिर, उल्टा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम खुद से ही सीख रही हो, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने 1 हफ्ते में खाना बनाना सीखकर मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। फिर बनाती रहना अपने लिए बर्गर और पिज्जा, समझी कि नहीं? हाँ हाँ, समझ गई। 1 हफ्ते के बाद मैं आपको अपना जलवा दिखाकर ही रहूंगी। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ तुम्हारा ये जलवा देखने के लिए। मुझे भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब आगे क्या होगा? क्या रितु 1 हफ्ते के अंदर खाना बनाना सीख पाएगी? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे कोई बताएगा मुझे, कौन हो तुम? कमला को गुस्से में देखकर रूबीना थोड़ी घबरा जाती है। आंटी जी, मेरा नाम काली लड़की नहीं है, रूबीना है और मैं अर्नव की दोस्त हूँ। उसे खाना देने आई थी। अर्नव, अब मैं चलती हूँ। अरे रूबीना, रुक जाओ। लेकिन रूबीना वहां से चली जाती है। अरे जाने दे उसे, तेरी जान क्यों मचल रही है इतनी? क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? जल्दी बता मुझे। अरे माँ, वो तो बस मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। क्या? अरे लेकिन तुझे मैंने हमेशा से समझाया है कि ऐसे काले सावले लोगों से बातचीत ही मत करना, लेकिन तूने तो उस काली कौवी से सीधे दोस्ती कर ली। वाह! प्लीज माँ, ये सब काली और गोरी क्या लगा के रखा है आपने? और वो काली और गोरी होने से पहले एक इंसान है। पता नहीं क्यों हम इंसानों के अंदर इंसानियत तो मानो मर ही गई है। बस हर किसी के रंग, रूप, जाति और धर्म के अनुसार ही परखने लगे हैं हम। अरे आपको पता भी है क्या, रूबीना के कारण ही मुझे किराए का घर मिला है। वो हर 2 दिन में मेरे लिए अपने घर से खाना लाती है, मुझसे मिलने आती है, मुझसे बात भी करती है, पूछती रहती है कि कुछ चाहिए तो नहीं। ऐसा दोस्त कहाँ मिलता है माँ? अरे मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और तू नहीं जानता, ये बदसूरत लड़कियां होती ही ऐसी है। अच्छा खासा गोरा चिट्टा लड़का दिखा नहीं कि लग गई है उसके पीछे। अरे वो तो ये सब तुझे अपने झांसे में फंसाने के लिए कर रही है और तू है कि बेवकूफों की तरह फंसता जा रहा है, और कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। वो जो कुछ भी कर रही है दिल से कर रही है और इसके पीछे उसका कोई मकसद नहीं है। इसीलिए आप अपने दिमाग में ये फालतू का ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए। अरे आवाज नीचे करके बात कर मुझसे। इन काले लोगों का जीवन में होना अशुभ होता है और इनके काले साए से हमारे जीवन में भी अंधेरा आ जाता है, पनौती लगती है। इसीलिए दूर रहे उस कल्लों से, समझा कि नहीं?
अब अर्नव चुप रहने में ही भलाई समझता है और कमला के साथ इस बारे में कोई बात नहीं करता। फिर शाम तक जब कमला वापस चली जाती है, तभी वो रूबीना को कॉल करके उससे माफी मांगता है। अरे लेकिन तुम माफी क्यों मांग रहे हो अर्नव? रूबीना, वो मेरी माँ, उन्होंने तुम्हारे रंग को लेकर बुरा कहा, इसलिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी यार, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी उस बात का बहुत बुरा लगा होगा। हाँ अर्नव, एक पल के लिए बुरा तो जरूर लगा, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं रुकती जहाँ नकारात्मक ऊर्जा हो। मैं एक कान से लेकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ। अरे ऐसे तो कितने लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं। अब सबका दिल पे लेती रहूंगी तो मर ही जाऊंगी ना। हाँ यार, वो बात तो है। वैसे आज का भी खाना तुमने बहुत लाजवाब बनाया था। मैंने तो बहुत चाव से खाया। थैंक यू सो मच यार। ओफो अर्नव, तुम भी ना। अरे बाबा, अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं और दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। अच्छा बाबा, ठीक है। ऐसे ही एक दिन जब ललिता और तेजेंद्र की सालगिरह होती है, तभी रूबीना अर्नव को डिनर पर बुलाती है। अर्नव से मिलकर ललिता और तेजेंद्र भी बहुत खुश होते हैं। अंकल आंटी, ये तोहफे आप दोनों के लिए। शादी की सालगिरह मुबारक हो। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? हाँ बेटा, तुम अपना कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ पर आए हो, वही बहुत है हमारे लिए। समय से बड़ा तोहफा और कोई नहीं होता। अरे अंकल, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई पीएम हूँ और मैं अपनी व्यस्त जिंदगी से समय निकाल कर आया हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। अब इस सालगिरह की डिनर पर आप दोनों ने मुझे इतने प्यार से बुलाया तो मुझे तो आना ही था ना। शुक्रिया बेटा। वैसे रूबीना तुम्हारे बारे में बहुत बताती रहती है और तुम्हारे बारे में जितना भी सुना है सब अच्छा सुना है। ऐसे ही काम करके जीवन में तरक्की करते रहो बेटा। हाँ अंकल, जरूर। अब चलो, जब अर्नव आ ही गया है तो केक भी कट कर लेते हैं। हाँ मम्मी, मैं अभी लेकर आती हूँ केक। अब सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद सभी लोग बहुत सारी मीठी मीठी बातें करते हैं। ललिता और तेजेंद्र अर्नव के जाने के बाद भी रूबीना के सामने उसकी खूब तारीफ करते हैं। फिर जब अगले दिन अर्नव और रूबीना शाम में मॉल जाते हैं, तभी क्या बात कर रही हो? हाँ अर्नव, तुम्हारे जाने के बाद लगातार आधे घंटे तक मम्मी और पापा तो तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे, और करे भी क्यों ना, तुम हो ही इतने अच्छे। अरे बस बस, रुला दोगी क्या मुझे अब? अरे नहीं अर्नव, ये सब मैं बस कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। सच में तुम बहुत अच्छे हो। आज तक तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना और तुम ही वो पहले दोस्त हो जिसके साथ मेरी इतनी अच्छी बन पाई है। वैसे मेरी जिंदगी में भी कई सारे दोस्त आए, लेकिन तुम्हारे साथ तो बस थोड़े ही दिन बिताए हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ दोस्त अलग होते हैं, एकदम खास, और वो तुम हो मेरे लिए। हाउ स्वीट अर्नव। और तुम तो इसी इलाके में रहती हो ना, फिर तुम्हारा आज तक कोई दोस्त कैसे नहीं बना? नहीं यार, लड़के लोग तो जिस नजरिए से देखते हैं, बात करते हैं, वो देखकर तो मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग दोस्त बनाने के लायक ही नहीं है। और रही बात लड़कियों की, तो वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, पता नहीं क्यों। जाने दो रूबीना, इन सब बातों पर ध्यान मत दो, मैं हूं ना। अर्नव, तुमने सही कहा, मैं भी इन लोगों पर ध्यान नहीं देती। फिर तो सही है। वही दूसरी तरफ कमला अब घर जाकर बहुत चिंता करने लगती है और वो दिन रात अर्नव के पिता उपेंद्र का सिर खाती रहती है। अर्नव के पापा, आप यहाँ आराम से बैठकर मूंगफलियां खा रहे हो और मुझे है कि इतनी चिंता सताई जा रही है। अरे क्या हुआ है कमला, क्यों इतना बौखला रही हो? अरे अभी तक अर्नव ने एक भी लड़की पक्की नहीं की है। एक बार अगर वो लड़की देखकर बस रिश्ता पक्का कर ले या उसके साथ सगाई हो जाए तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी। लेकिन वहां पर वो अकेला रह रहा है, ऊपर से वो काली लड़की वहां आती जाती रहती है। अरे उसका क्या भरोसा, आजकल की लड़कियां पता है ना, ऐसे लड़कों को अपने बहकावे में लाकर अपना बना ही लेती है। कहीं हमारा भोला बाला अर्नव उस काली कलोटी के माया जाल में ना फंस जाए। नहीं कमला,
ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तुमने उसे समझाया तो है ना, वो तुम्हारी बात के आगे कभी नहीं जाता। तुम देखना, वो उससे दूरी बनाएगा। और वैसे भी वो वहां पर काम के सिलसिले में गया है, उससे इतना वक्त ही कहाँ मिलता होगा। बहुत वक्त मिलता है उसे, वो दिन भर काम में जरूर व्यस्त रहता है, लेकिन शाम में तो वो खाली ही रहता है ना। और तो और हफ्ते में एक बार छुट्टी रहती है उसे। हे भगवान, मेरे बेटे को उस मनहूस लड़की से बस दूर ही रखना। अरे घबराओ मत, वो उससे दूर ही रहेगा, मेरा दिल कह रहा है। अरे आपके दिल की तो ऐसी की तैसी, इतिहास गवाह है। अब जो जो कहते हो उसका उल्टा ही होता है, इसीलिए आप कुछ बोलिए ही मत। अरे बाबा, आ जाएगा वो, और तब जो करना है वो कर लेना, क्योंकि तब तो वो तुम्हारे ही कब्जे में रहेगा। इसीलिए इतना मत सोचो, वरना पागल हो जाओगी। ऐसे ही एक दिन जब अर्नव काम से घर आ रहा होता है, तब वो चाय की टपरी पर चाय पीने लगता है। और तभी, वैसे बुरा ना माना तो एक बात कहूँ क्या भाई साहब? अब कहो ना भाई, क्या हुआ? बड़े दिनों से तुमको इस मोहल्ले में देख रहे हैं, और कई बार तो उस छमक चल्लो रुबीना के साथ भी देखा है। और तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूँ, उस बेशरम लड़की से दूर रहो। वो काली कलोटी पूरे मोहल्ले में बदनाम है, वो भी सारे गंदे कारणों के लिए। और उसके साथ रहोगे तो तुम भी एक न एक दिन बदनाम हो जाओगे। उसकी ये बातें सुनकर अर्नव को बहुत गुस्सा आता है और वो उस चाय वाले को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे उसका कान ही सुन पड़ जाता है। अरे नहीं, मेरा बाया का तो बंदी पड़ गया रे। हाथ है कि हथौड़ा? क्यों रे कमीने, किसी लड़की के बारे में ये सब कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर किसी के बारे में पूरी तरह कुछ पता ना हो तो उसके बारे में कुछ गलत भी नहीं कहना चाहिए। और रूबीना मेरी दोस्त है, और अपनी दोस्त के बारे में मैं कुछ गलत बिल्कुल नहीं सुन सकता। बता, कहेगा किसी लड़की के बारे में अनप शनप? ना बाबा ना, माफ कर दो भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, आइंदा से नहीं होगी। और उसमें ही तेरी भलाई होगी, वरना आज तो तेरा कान ही सुन कर दिया है, लेकिन अगली बार तो मैं तेरा पूरा बदन ही सुझा दूंगा। फिर घर जाने के बाद अर्नव ये सारी बातें रुबीना को बता देता है। और तभी, थैंक यू सो मच अर्नव, तुमने मेरे लिए उस चाय वाले को मारा और उसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन अर्नव, अगली बार से कुछ ऐसा हो जाए तो प्लीज उसे कुछ भी मत करना, बस छोड़ देना उसे। या अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो रुबीना? अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बके तो मैं कैसे सुन सकता हूँ यार? देखो अर्नव, ऐसे कई सारे लोग हैं जो मेरे रंग, कपड़े और मेरे चाल चलन को लेकर बहुत घटिया बातें बनाते हैं, लेकिन मैं उन सबको नजरअंदाज करती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे अपने जानते हैं कि मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ जैसा बाहर के लोग मुझे बोलते हैं। और मुझे किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अर्नव, हम दूसरों की सोच नहीं बदल सकते, इसलिए बेहतर तो यही होगा ना कि हम नकारात्मक बातों को छोड़कर सकारात्मक बातों पर ध्यान दें और सुखी जीवन जिए। हाँ रुबीना, तुमने बिल्कुल सही कहा, और तुम्हारी सोच वाकई में बहुत अच्छी है। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहना। हाँ अर्नव, अरे कुत्ते तो भौंकते ही रहेंगे, लेकिन मैं तो एक शेरनी की तरह आगे बढ़ती रहूंगी। अब कमला वापस अर्नव को कॉल करके शादी के बारे में बात करने लगती है। अरे माँ, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मेरे साथ ये जबरदस्ती करना बंद कर दीजिए। लेकिन बेटा, उम्र निकली जा रही है तेरी, एक बार तू लड़की तो पक्की कर, वरना इतने अच्छे अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकल जाएंगे। निकल जाते हैं तो निकल जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, पर अभी मुझे अपने काम पर ध्यान देना है, और उसके बाद ही मैं इन सब के बारे में सोच पाऊंगा। सॉरी माँ, लेकिन प्लीज अब बार बार एक ही बात करने के लिए मुझे कॉल मत किया कीजिए। बाय। अरे लेकिन अर्नव, अर्नव बेटा। अर्नव गुस्से में कॉल कट कर देता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और इसी के साथ अर्नव और रुबीना दोनों का रिश्ता गहरा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। क्या? हाँ रुबीना,
मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करने के लिए ही बुलाया है और मैं नहीं जानता कि ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई, लेकिन अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ। सच बताओ अर्नव, तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? मुझे जरा चिमटी काटो। अरे नहीं अर्नव, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है। मैं तो तुमसे इस बारे में कहने से बहुत डर रही थी, क्योंकि तुम तो ठहरे इतने हैंडसम लड़के और मैं निहायती काली। तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और इसी डर के कारण मैंने अपने जज्बात दिल में ही दबा कर रखे। पर अब जब तुमने खुद इजहार कर ही दिया है, तो मेरे दिल में भी मैं ये बात नहीं रख पाई और ये बात जबान पर आ ही गई। प्लीज रुबीना, तुम खुद को काली कहना बंद करो। अरे तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। अरे मैं तो अपनी जिंदगी में कितनी सारी लड़कियों से मिल चुका हूँ, लेकिन तुम कुछ अलग ही हो रुबीना। इसीलिए ये दिल तुम पर आ गया है। और रही बात मेरे घर वालों की, तो ये सच है कि वो तुम्हें नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। हम भागकर शादी करेंगे, वो भी मेरे माँ और पापा को बिना बताए। नहीं अर्नव, ये करना बहुत गलत होगा। मैं जानता हूँ रुबीना, लेकिन कभी कभी कुछ सही करने के लिए हमें गलत रास्ते ही अपनाने पड़ते हैं। एक बार अगर हमारी शादी हो गई, तो उसके बाद माँ और पापा को हमारे रिश्ते को ना चाहकर भी स्वीकारना ही पड़ेगा। पहले पहले तो वो नहीं अपनाएंगे, लेकिन मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अपने बेटे की खुशी के खातिर वो दोनों हमारे रिश्ते को जरूर अपनाएंगे। ठीक है अर्नव, अगर तुम साथ हो तो मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार हूँ, पर हमें मेरे घर वालों को बतानी ही होगी ये बात। हाँ रुबीना, चलो। फिर रुबीना और अर्नव दोनों ये बात ललिता और तेजेंद्र को बताते हैं। देखो अर्नव बेटा, मुझे और ललिता को तुम्हारे और रुबीना के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले मेरी बेटी को नहीं स्वीकारेंगे, तो मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं जाने दे सकता। हाँ बेटा, किसी का दिल दुखाकर कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, और ये बात तो सरासर गलत है बेटा। और मम्मी पापा, अर्नव ने पूरी जिम्मेदारी ली है मेरी, और आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या? मैं अपने सास ससुर का दिल जीत कर ही रहूंगी, देखना आप। प्लीज अंकल आंटी, मुझ पर भरोसा कीजिए। रुबीना मेरे साथ उस घर में बहुत खुश रहेगी, और मेरे होते हुए उसके आंख में एक भी आंसू नहीं आएगा। ठीक है अर्नव बेटा, अगर तुम इतना कह रहे हो, तो मैं तुम्हारी ये बात मानकर अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हूँ। खुश रखना हमारी बेटी को। जरूर आंटी। फिर अर्नव का काम खत्म हो जाने पर वो रुबीना से शादी करके उसे अपने घर लेकर जाता है, और तभी रुबीना और अर्नव के गले में वरमाला देखकर कमला और उपेंद्र एकदम हैरान रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कोई और मैकेनिक नहीं है क्या जो जल्दी आ जाए? नहीं मैडम जी। अरे यार, यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा, वरना मैं तो कैब भी बुला लेती। अगर मैं यहाँ से ऑफिस तक चलकर भी जाऊंगी तो उसी में आधा घंटा चला जाएगा, और गाड़ी से बस 10 मिनट में पहुंच भी जाऊंगी। उतने में मिश्का को सामने से आ रही एक कार दिखाई देती है। मेरे पास अब इस कार में सवार व्यक्ति से लिफ्ट मांगने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं लेट हो गई तो बॉस की नजरों में एक लापरवाह एम्प्लॉय बन जाऊंगी। प्रमोशन होने के बाद तो मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, और मुझे उन्हें ठीक से निभाना है। फिर मिश्का उस आदमी को रोक लेती है। उसमें एक हैंडसम आदमी बैठा होता है। क्या हुआ मैडम? पहले तो आई एम रियली सॉरी जो मैंने आपकी गाड़ी रोक दी। दरअसल मेरे ऑफिस से आई गाड़ी खराब हो गई है, और मुझे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना है, और वो भी आने वाले 10 मिनट में। क्या आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर दोगे? चाहो तो आप मुझसे पैसे भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब बैठ जाइए। मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूँ। आपको किस जगह जाना है? हाँ,
रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओह, तो आप वहाँ की एम्प्लॉय हो? जी हाँ। और मैं बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज का एम्प्लॉय हूँ। ओह अच्छा, मतलब आप भी मेरे ऑफिस ही जा रहे हो, क्योंकि वहाँ की टीम और हमारी टीम की आज मीटिंग है। बिरला और रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज अब पार्टनर्स बनने वाले हैं ना, इसीलिए। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है। हाँ, लेकिन क्या अजीब इत्तेफाक है ना। वो तो है। खैर चलिए, अब जल्दी बैठ जाइए, वरना पता चला मीटिंग शुरू भी हो गई और हम दोनों वहां पर लेट पहुंच गए। तुमने सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं। फिर मिश्का और अर्नव दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं। फिर वो दोनों मीटिंग के बाद कैंटीन में साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, आज तुमने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। सच में तुम बहुत होनहार हो। थैंक यू। तुम्हारी कंपनी के लोगों से भी मैंने बात की है और वो लोग भी बोल रहे थे कि तुम भी काफी अच्छा काम करते हो। अरे झूठ बोल रहे थे वो लोग। क्या तुम भी? वैसे हंसते वक्त तुम बहुत प्यारी लगती हो। क्या सच में? हाँ, मम्मी कसम। वैसे तुम्हारे साथ बैठकर बातें करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में पहली बार मैं किसी के साथ इतनी खुलकर बातें कर रही हूँ। क्या बात है, फिर तो मैं एकदम लकी आदमी हूँ। हाँ, वो तो है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करते हैं और एक दूसरे के नंबर्स भी ले लेते हैं, जिसके बाद उनके फोन पर भी बातें शुरू हो जाती हैं। अरे दी, आप अभी तक सोई नहीं? आपके कमरे की लाइट चल रही थी ना, इसलिए मैं आपको देखने आ गई। अरे कुछ नहीं जूही, बस वो ऑफिस का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था, इसीलिए वही निपटा रही थी। तू जा ना, सो जा। ठीक है दी, लेकिन आप भी वक्त पर सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट जूही। फिर जूही वहां से चली जाती है। बड़ी अजीब बात है, दी अपने फोन में देखकर कभी नहीं मुस्कुराती, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से उनके चेहरे पर अलग ही निखार आया है, वरना वो 24 घंटे बस गुस्से में ही रहती है। कहीं उनकी जिंदगी में कोई लड़का तो नहीं आया ना। खैर, जो भी हुआ हो, उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। गुजरते दिनों के साथ साथ मिश्का और अर्नव अब करीब आने लगते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद दोनों उसका इजहार करके शादी करने का फैसला लेते हैं। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी और हमारी शादी तो होकर ही रहेगी। हाँ मिश्का, मेरे मम्मी पापा दोनों गाँव गए हैं। 2 दिन बाद जब वो आएंगे तब मैं उन्हें भी बता दूंगा। आखिरकार मुझे जैसी लड़की चाहिए थी, सेम वैसी ही लड़की मिल गई। फिर एक दिन जब मिश्का बाजार में खरीदारी करने गई होती है, तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत का फोन खो जाता है और वो अपने बगल में खड़ी मिश्का पर इल्जाम लगाने लगती है। जरूर इसी लड़की ने मेरा फोन चोरी किया है, क्योंकि ये मेरे बगल में ही खड़ी है। क्या? और नहीं तो क्या, मेरे पर्स की चेन खुली दिखी नहीं कि तुरंत डाका डाल दिया। चोरनी कही की। चल जल्दी से मेरा फोन वापस दे। अरे ये आप क्या कह रही हो? जरा सोच समझकर बात करो। मेरे कपड़े और शक्ल देखकर मैं आपको चोरनी लगती हूँ क्या? ये देखो, मेरे पास 2 लाख रुपए का फोन है, तो मैं आपका सस्ता सड़ा हुआ फोन क्यों चुराऊंगी? अरे किसे पता, तू ऊपर से नीचे तक सारा चोरी का माल ही इस्तेमाल करती हो, और ये 2 लाख रुपए का फोन भी तूने चोरी करके ही लिया होगा। देखिए आंटी, आप उम्र में मुझसे बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कुछ भी बकवास करती जाओ। मैं आपके बगल में खड़ी हूँ, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि आपका फोन मैंने ही चुराया है? अरे इतनी भीड़ है, किसी ने भी आपके पर्स में हाथ डालकर चोरी कर लिया होगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं और अच्छी नौकरी भी है, समझ गई ना? बेवकूफ बुढ़िया। उतने में वहां पर अर्नव आ जाता है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि अर्नव की माँ उज्ज्वला होती है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये मिश्का यहाँ पर क्या कर रही है? अर्नव, हे भगवान,
इसका मतलब ये बुढ़िया इसकी माँ है। शिट यार, ये मैंने क्या सियाप्पा कर दिया। उज्ज्वला अर्नव को सारी बातें बताती है और फिर ये लड़की मुझसे झगड़ने लगी। क्या मन तो कर रहा है कि इस बुढ़िया को भर भर के सुनाऊं, पर अर्नव से मैं प्यार करती हूँ और उससे शादी करने के लिए मुझे उसके परिवार की नजरों में अच्छा तो बनना ही पड़ेगा। अरे आंटी जी, माफ कीजिएगा, गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर आप भी मेरी माँ जैसी हो ना, इसीलिए आप फिक्र मत कीजिए। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं, और अगर तब भी आपका फोन नहीं मिला तो मैं खुद जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करूंगी। ठीक है ना? ठीक है। फिर उज्ज्वला, मिश्का और अर्नव तीनों उस भीड़ में हर जगह फोन ढूंढने लगते हैं और आखिरकार अर्नव को फोन सड़क पर गिरा हुआ मिलता है। हे भगवान, मैं भी ना एकदम भुलक्कड़ हूँ। जब मैंने उस दुकान से धूप और अगरबत्ती लिया था, उसके बाद मैंने अपने पर्स की चेन बंद ही नहीं की, जिस कारण मेरा फोन पर्स के बाहर आ गया होगा। माफ करना बेटा, मेरी ही लापरवाही थी और मैं तुम पर गुस्सा करती रही। अरे कोई बात नहीं आंटी, हो जाता है कभी कभार। हर किसी के लिए उनका फोन उनकी सबसे कीमती चीज होती है। खैर, आप काफी परेशान हो गई थी ना? ये लीजिए, मैंने आपके लिए जूस लाया है, इसे पी लीजिए, फिर आपको राहत मिलेगी। शुक्रिया बेटा। उज्ज्वला जूस पीकर मिश्का से बात करने जाती ही है, लेकिन उतने में वो वहां से जा चुकी होती है। फिर रात में अर्नव अपनी माँ उज्ज्वला और पापा तेजेंद्र के पास आकर उन्हें मिश्का के बारे में सब कुछ बताता है। क्या? वो लड़की जो आज तुझे बाजार में मिली थी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ मम्मी, मिश्का और मैं पहले दिन से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। फिर एक दिन हमने इजहार भी कर दिया और तभी ये रिश्ता आगे बढ़ा। अरे अगर ऐसा ही था तो तू ये बात मुझे बाजार में ही बता देता ना। अरे माँ, आपकी जूस पीने के बाद मैं आपको ये बात बताने ही वाला था, लेकिन उतने में मिश्का वहां से चली गई। वो आपके सामने थोड़ी सहमी हुई थी ना, इसीलिए। वैसे वो लड़की है तो बड़ी अच्छी। पहले उसने गुस्सा किया, लेकिन बाद में बड़े प्यार से बात की और मेरे लिए वो जूस भी लेकर आई। मम्मी पापा, मिश्का बहुत अच्छी और बहुत काबिल है। ऐसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने जितना उसको जाना है, उसका दिल बड़ा साफ है और वो हर काम को बड़े अच्छे से पूरा करती है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। और मुझे भी बेटा। क्या? सच में? हाँ बेटा, अब बस हमें उसके परिवार से मिलना है एक बार, और उसके बाद बात पक्की कर लेंगे। ठीक है मम्मी। वही जब मिश्का अपने घर पर अर्नव के बारे में बताती है, तभी परेश और सुवर्णा दोनों भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चलो ठीक है ना, तुमने जितना उस लड़के के बारे में बताया है वो सुनकर तो हमें अच्छा ही लगा। हम भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने का सोच ही रहे थे, लेकिन तुम्हारी जिसमें खुशी है हम उसी के साथ तुम्हारी शादी करा देंगे। और यहाँ तो लड़का भी कितना काबिल है, ऊपर से अच्छे घराने से भी है। आपको पता है दी, आपका ये खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर मुझे तो आप पे पहले ही शक हो गया था, लेकिन मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आखिरकार आपको अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया। हाँ जूही, सच तो है। खैर, शुक्र है भगवान का, वरना मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी इसकी कि इस घमंडी लड़की के साथ भला कौन शादी करेगा। अरे माँ, आप अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोला करो ना। अब अर्नव मुझसे शादी कर रहा है ना, तो फिर अरे हर कोई आपके जैसा नहीं होता, समझी ना आप? मिश्का, बस। पर पापा। अरे दी, ये सब छोड़ो ना और मुझे मेरे होने वाले जीजू के फोटोज दिखाओ, और ये भी बताओ कि आप दोनों के लव स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हो गई। अब दोनों के घर वाले आपस में मिलते हैं, जिसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। ये देख जूही,
मैं तो ऐसा ही मनीष मल्होत्रा डिजाइनर लहंगा पहनूंगी अपनी शादी में, इसीलिए मैंने इसे ऑलरेडी बुक भी कर दिया है। अब मेरा लहंगा शादी के 1 हफ्ते पहले तक तैयार भी हो जाएगा। वाह दी, आपका लहंगा तो बहुत ही बढ़िया है। आप तो इसमें किसी राजकुमारी से कम नहीं लगोगी। सच में? हाँ दी। वैसे अगर आपको मेकअप करवाना हो तो आप मेरी सहेली से करवा लेना। वो काफी अच्छा मेकअप करती है और पैसे भी कम लेती है, वरना बाकी के मेकअप वाले तो कितने पैसे लेते हैं। अरे ये तो कैसे पागलों की तरह बातें कर रही है। ये कोई जन्मदिन या तीज त्योहार वाला फंक्शन थोड़ी ना है जो मैं किसी भी एरे केरे मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवा लूं। ये मेरी शादी है जो जिंदगी में केवल एक बार ही होती है, इसीलिए मैं तो एकदम टॉप के मेकअप आर्टिस्ट से ही अपना मेकअप करवाऊंगी, फिर चाहे वो कितने भी पैसे क्यों ना ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दी, मेरी सहेली भले ही कोई नामांकित मेकअप आर्टिस्ट ना हो, लेकिन उसका मेकअप बिल्कुल किसी बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप की तरह ही होता है। आप देख लेना एक बार। ओफो चूही, परेशान मत करो यार। मैंने कहा ना, मुझे किसी भी छोटे मोटे मेकअप आर्टिस्ट से नहीं करवाना अपना मेकअप। और हाँ, तू मेरी शादी और शादी के सारे फंक्शंस में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन कोई भी सस्ता माल मत पहनना, वरना मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है दी, जैसे आप कहो। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके बाद अर्नव और मिश्का की शादी हो जाती है और मिश्का अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन कमरे में जाने के बाद वो देखती है कि वहां का एसी खराब हो चुका है। हे भगवान, ये क्या है अर्नव, ये एसी चल क्यों नहीं रहा? अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, लेकिन सुबह तक तो चल रहा था अच्छे से, फिर अचानक से इसे क्या हो गया? और अब इतनी रात को कोई एसी ठीक करने वाला भी नहीं आ सकता। देखो अर्नव, मुझे गर्मी में नींद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं हमेशा एसी में ही सोती हूँ। प्लीज कुछ करो ना। एक तो पहले ही शादी की थकान के कारण मेरी नींद की बैंड बजी हुई है। तुम चिंता मत करो मिश्का, मैं अभी एक आदमी को फोन करता हूँ। वो हमारे पड़ोस में ही रहता है और वो एसी ठीक करना भी अच्छे से जानता है। बस भगवान करे कि वो जाग रहा हो। मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। ठीक है अर्नव, जल्दी आना। अर्नव कमरे के बाहर चला जाता है। घर में आई नहीं कि एसी खराब हो गया। अर्नव से प्यार किया है, इसीलिए मुझे अपने गुस्से को काबू में रखना पड़ता है और सबके साथ अच्छे से पेश आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे गुस्सेल स्वभाव के कारण मेरा नाम पहले से ही बदनाम है। इसलिए ससुराल वालों की नजरों में झूठ मूठ का ही सही, पर मुझे अच्छा बनना ही पड़ेगा। उतने में मिश्का देखती है कि वहां कमरे के दरवाजे पर उज्ज्वला खड़ी है। अरे बाप रे, माँ जी आप, मैं तो डर ही गई। हे भगवान, कहीं इस बुढ़िया ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली होगी ना? और अगर ऐसा हो गया तो मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।